हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 13 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका जो है स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो सेशन का शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट डेज के साथ। कह रहा है आज जो है राष्ट्रीय परोपकार दिवस मना रहे हैं हम लोग। कौन सा दिवस मना रहे हैं? नेशनल गुड सेमेरिटेरियन डे मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 13 मार्च को। आप जानते होंगे परोपकार, परोपकार से आप जरूर समझ गए होंगे। तो जो परोपकार करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी यह दिवस उन लोगों के निस्वार्थ कार्यों को मान्यता देता है जो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं। तो ये बहुत अच्छा संतुष्टि देता है। कभी आप किसी का हेल्प करके देखिएगा, आपको जरूर जो है संतुष्टि मिलेगा। इसीलिए जो है परोपकार को जो है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो परोपकार करते हैं, उन लोगों का भलाई करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको जो है संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और कोई भी व्यक्ति अगर इसको एक बार हेल्प करके किसी का देखे जो जरूरतमंद है, जिनकी हेल्प करनी चाहिए, अगर उसको एक बार आप हेल्प करेंगे तो आपको जरूर उससे जो संतुष्टि मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है। पीएम मोदी अभी जो है किसी देश की यात्रा पर गए थे, ये आपको अभी हम बताएंगे। तो वहां का उसको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो किस देश की यात्रा पर ये गए थे? विकल्प में श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स। तो सही उत्तर आपका रहेगा मॉरिशस है। मॉरिशस के ये जो है सरकार राजकीय यात्रा पर थे, तो उनको वहीं पर वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया गया है, 2 से 3 बार। 12 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? मॉरिशस का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मनाया जाता है। यानी 12 मार्च को ये मॉरिशस आजाद हुआ था, तो उसी के याद में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। उसी दौरान उनको जो है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो पीएम मोदी को जो है मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, इसका नाम ही आपको याद रखना है। ऐसे आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है पीएम मोदी को, तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर, अभी ऐसे पूछा जा सकता है पीएम मोदी को मॉरिशस का जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो उसका नाम क्या था? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। इसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन। यानी ग्रैंड कमांडर है स्टार ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो है स्टार ये देश मॉरिशस, उससे सम्मानित किया गया है, जिससे वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी फर्स्ट इंडियन ऐसा बने हैं जिनको ऐसा अवार्ड मिला गया है, सर्वोच्च सम्मान वहां का मिला है मॉरिशस का। और पीएम मोदी को 12 मार्च को मॉरिशस की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी जो है राजकीय यात्रा की थी। पीएम मोदी ने जो है 12 मार्च को की थी, तो इसीलिए जो है इनको दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जो है किस देश के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे 12 मार्च को? तो ये आपको मॉरिशस याद रखना है। दूसरे नंबर, अपने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, पिछली वर्ष यानी 2024 में जब 12 मार्च था, जब वहां का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था मॉरिशस का, तब उसमें चीफ गेस्ट के रूप में द्रौपदी मुर्मू गई थी। यानी पिछली वर्ष अपने देश की राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल हुई, अब की वर्ष पीएम मोदी वहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे उसकी स्थापना दिवस के रूप में। जैसे हमारे देश में होता है, जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे, तब क्या होता है, कोई ना कोई देश का चीफ गेस्ट आता है। तो अब की बस हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, क्या, प्रबोयो सुबियांतो, इंडोनेशिया के, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तो उसी प्रकार से जो है पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस में शामिल हुए थे, मॉरिशस के देश में। ये देखिएगा, इनको ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये है आपका इमेज, और यहाँ का मैप आप देख लीजिएगा। मॉरिशस का ये आपका मैप है मॉरिशस। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। अभी आपको शायद स्पष्ट ना हो ये कहाँ है, वैसे आपको स्पष्ट हो गया होगा, इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, लेकिन और स्पष्ट देखिएगा आप। ये है आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो गया। मेडागास्कर के जस्ट पूरब में जो है ये मॉरिशस है, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। जब आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है,
ये आपका मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा जाता है, तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ये देश स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है। अभी ये चर्चा में रहा है सज्जनगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये क्यों चर्चा में रहा ये बताना। अभी आपको बताएंगे वो, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ जो है जंगल में आग लग गई थी, तो उदयपुर में यह स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल की आग लग गई थी, तो इसके कारण से जो है फॉरेस्ट फायर हो गया था। इसके कारण से जो है चर्चा में रहा है। यह अभयारण्य जो है अरावली पर्वतमाला जो है उसका हिस्सा है, ये उसका पार्ट है। और यह सज्जनगढ़ किले के पास लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभयारण्य है, सज्जनगढ़ अभयारण्य। जहां जो है इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में की गई थी। मेवाड़ के शासक हैं महाराणा सज्जन सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है? उदयपुर में है। आपका जो है जिला भी याद रखना है उदयपुर, और स्टेट तो याद ही रखना है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? अभी ये घोषणा कर दिया गया है कि हम अपने, कोई राज्य अपने यहाँ का, आपको वो बताना है कि वो कहा है कि मैं अपना खुद का जो है राज्य का अपना सैटेलाइट होगा, लॉन्च किया जाएगा। तो विकल्प है केरल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा असम सरकार ने जो है, असम राज्य सरकार ने ये घोषणा किया है कि हम अपना खुद का जो है स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो देखेंगे इसके बारे में। तो ये सैटेलाइट किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? असम सैट, असम सैट नामक अपना जो है खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये घोषणा कर चुका है असम सरकार। असम देश का जो है पहला राज्य ऐसा होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कोई भी काम जो पहला राज्य करने वाला है, पहला व्यक्ति होता है, पहला देश होता है, पहला जो है विश्व में कोई भी होता है जो उस काम को पहली बार करता है, तो वो न्यूज में हो जाता है, वो चर्चा का विषय रहता है, वो आने संभावना भी रहता है। तो ये कौन सा जो है असम राज्य ऐसा बना जिसने असम सैट नाम से अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। सहयोग से इसके किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, उसके सहयोग से ये जो है किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा। तो अंतरिक्ष विभाग के सहयोग, अंतरिक्ष विभाग का ये एजेंसी है, इसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? इन स्पेस के। आपको पता होगा हमारे यहाँ जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो इसरो के सहयोग से लॉन्च किया जाता है। इसरो इसको लॉन्च करता है। कहाँ से लॉन्च करता है? श्री हरिकोटा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस झील के तट पर ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये आपको बताना है। इस सैटेलाइट का जो है उसका उद्देश्य क्या होगा? प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलुओं यानी सोशियो इकोनॉमिक्स पहलुओं के लिए डाटा तक पहुंच को मजबूत करना और सीमा निगरानी को बढ़ाना है। जैसे आप देखते होंगे असम का सीमा जो है ये आपके कई सारे देश से जो है सीमा साझा करता है, जैसे म्यांमार हो गया, चीन हो गया। तो इस सीमा पे जो है, सीमा पे और सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है उसकी निगरानी करने के लिए, और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर डेटा तक कैसे पहुंच प्रदान किया जा सकता है लोगों को, उस सब पे जो है कार्य किया जाता है। आप जानते हो सैटेलाइट क्या होता है? उस क्षेत्र पर जो है, जैसे मान लीजिए आपका लैंड है ये, और इसमें स्पेस में आपके इसमें कैमरा, अब आप समझाने के लिए एक कैमरा इस पे छोड़ दिया जाएगा और इस पे ये निगरानी करेगा यहाँ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो वहां से ये इमेज आपको भेजेगा, आपके जहां से सेंटर ये लॉन्च किया जाएगा, जहां से इसकी निगरानी रखी जाएगी, और ये पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताता रहेगा यहाँ कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। यहाँ मान लीजिए कोई घुसपैठिया आने वाला है, कोई जो है आतंकवादी घटना होने वाली है, इस सैटेलाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसमें कैमरा लगा होता है हाई रेजोल्यूशन का, तो ये होता है सैटेलाइट, स्पेस में लॉन्च किया जाता है। इसरो का जो है अभी इसरो हाल ही में अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, 100वां जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था, NPS-02 नेविगेशन सैटेलाइट 29 जनवरी को। तब से अभी जो है इसरो अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना आपका जो है 15 अगस्त के दिन हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना, 1969 में हुआ था इसकी स्थापना। ये भारत का स्पेस एजेंसी है, स्पेस से संबंधित सारे कार्य करता है,
और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके चीफ कौन है ये आपको बताना है, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे जाकर के तब आपको और चीजें क्लियर होगी। तो सब चीज बता दूंगा तो आप खाली देख लेंगे ऐसे, तो इसे आपको ये बताना है। तो वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिए करिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिए। अगला है, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स आप जानते होंगे एलन मस्क की एक कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में निजी कंपनी है, के साथ समझौता किया है। तो हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने, वो भी दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके साथ समझौता किया गया है। तो विकल्प में है एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा किसके साथ ये किया गया है समझौता? एयरटेल के साथ ये समझौता किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखेंगे इसके बारे में। एयरटेल ने जो है भारत के स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को जो है पेश करने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। आपको बताया ना, एलन मस्क की कंपनी है, जो अभी एलन मस्क सरकार में भी जो है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार में भी शामिल हो गए हैं। तो इनकी कंपनी और जो है ग्रोथ कर रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। उनको एक विभाग भी दिया गया है जिससे सरकारी विभाग में कैसे जो है कमी की जा सकती है, जो पैसा खर्च होता है, तो उससे संबंधित इनको जो है उसका बनाया गया, मंत्री बनाया गया है। यह भारत का पहला ऐसा समझौता है जो देश के स्पेस एक्स के स्टारलिंक परिचालन के लिए नियामक अनुमोदन के अधीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे ये स्टारलिंक के साथ ये जो है वह स्पेस एक्स के साथ है, स्टारलिंक के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, तो राष्ट्रमंडल का यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसको आपको बताना है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया। नाम ये राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो था, इसने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो विकल्प में आपके है, देख लीजिएगा विकल्प, राष्ट्रमंडल ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, फेडरेशन गेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम अभी जो है राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स खाली कर दिया गया, फेडरेशन शब्द उससे हटा दिया गया है। तो ये देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है। इसकी घोषणा 10 मार्च को की गई थी जब कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था। कॉमनवेल्थ डे हम लोग यहाँ सब लोग मनाए थे। जानते होंगे राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है? जितने भी ब्रिटिश था, जो ब्रिटिश के जितने कॉलोनी थे, जितने भी देश ब्रिटिश के गुलाम थे, उन देशों के बीच में जो है ये राष्ट्रमंडल खेल होता है। इस बदलाव का उद्देश्य क्या होगा? जो बदलाव किया गया है नाम में, तो संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ा करके जो है एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य होगा। और 2026 का कॉमनवेल्थ जो गेम्स होगा वो ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ये जो होने वाला था ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी था, वो जो है ये कहा कि हम इसको आयोजन कराने में सफल नहीं हो पाएंगे, वो हमें कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, उसके कारण से इसको टाल करके फिर ग्लासगो में कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, जो है जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिनका निधन हो गया है। तो वह कौन थे जो है जिनका निधन हो गया है? तो ये आपको बताना है। विकल्प में है आपके बी रामास्वामी, एस कपाड़िया, जे.के.जी. बालकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा बी रामास्वामी। इसके जो है पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट का जो है प्रोसीजर शुरू हुआ था, हालांकि वो प्रोसीजर पास नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में इनके डिटेल्स में इसका देखिएगा क्या होता है इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है जो 1889 से 1994 यानी 5 साल के लिए जो है चीफ जस्टिस नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे बी रामास्वामी। इनका जो 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीरास्वामी रामस्वामी इनका नाम है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। क्या कौन से जज थे? पहले जज थे जिनके खिलाफ जो है 1991 में इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि ये कार्रवाई पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप जानते होंगे कांग्रेस और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो जो कांग्रेस की सरकार थी इसके पक्ष में जो है थी, इसलिए पूरा नहीं हो पाए थे। हालांकि ये कार्रवाई शुरू हुआ था।
तो लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि संसद में इसके लिए जो है कई सारे जो है नियम होते हैं, इसका फॉलो करना होता है, नहीं तो वो पास नहीं होता। जैसे क्या, अगर ये प्रस्ताव आपको लाना है तो प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में, अगर ये लोकसभा में 100 सदस्यों का और राज्यसभा में 50 सांसदों का ये समर्थन आवश्यक होता है। यानी अगर मतलब आपको प्रस्ताव लाना है जिस सदन में, तो उसके लिए आपको जो है, अगर लोकसभा में ले गए तो 100 सदस्य उसके लिए समर्थन करेंगे, या तो राज्यसभा में 50 सांसद उसका समर्थन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये जो है प्रस्ताव आएगा ही नहीं। प्रस्ताव अगर आ गया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, अगर 3 सदस्यीय समिति बनेगी, उस समिति में कौन होगा, एक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या सीजीआई होगा, या एक हाई कोर्ट का होगा, और एक जो राष्ट्रपति के रूप में जो है, राष्ट्रपति के द्वारा जो विधिवक्ता होता है, जो कानून का जानकार होता है, वो शामिल होता है। तो 3 लोग इस समिति में जांच करते हैं इस समिति में, और अगर ये पास हो जाता है, ये समिति कह देती कि हाँ ये जो है ऐसा किए हैं, तो 3/4 बहुमत से उनको जो है हटा दिया जाता है, वो हटे माने जाएंगे अगर वो पास हो जाएगा। तो ऐसा होता है कुछ प्रोसीजर इनको हटाने का। अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये पास नहीं हो पाया है, लाया गया है लेकिन पास नहीं हो पाया है। अगला है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं। तो ये आपको बताना है भारत के कितने शहर शामिल हैं। सही उत्तर आपका रहेगा भारत के 13 शहर इसमें जो है 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ये सोचनीय विषय बताइए, जो टॉप 20 सिटीज हैं, पॉल्यूटेड सिटीज हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली एशिया, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 20 सिटी हैं उसमें 13 भारत के हैं। तो IQ एयर है, एक संगठन है, उसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर कहाँ के हैं, अपने भारत के हैं। तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए। इसमें जो मेघालय का बर्नीहाट शहर है वो शीर्ष पर है। कौन है? बर्नीहाट शहर। और राजधानी के अगर रूप में, राजधानी की कैटेगरी में देखेंगे तो अपनी राजधानी जो है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही वो सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में है पूरे विश्व में। इसमें भारत को जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित देश में 5वां स्थान मिला है। अगर प्लेस देखेंगे तो 5वां सबसे जो है प्रदूषित क्या है, देश है। और उसमें जो है 13 सबसे प्रदूषित शहर है टॉप 20 में। तो 13 जो शहर शामिल है उसमें देखेंगे बर्नीहाट आपका है मेघालय का शहर, दिल्ली हो गया, मुल्लापुर पंजाब का हो गया शहर, फरीदाबाद आपके हरियाणा का शहर हो गया, लोनी आपके यूपी का शहर हो गया, नई दिल्ली जान रहे हैं, गुरुग्राम आपके हरियाणा का शहर हो गया, श्री गंगानगर आपके राजस्थान का शहर हो गया, ग्रेटर नोएडा यूपी का, भिवाड़ी आपके राजस्थान का, मुजफ्फरपुर आपके उत्तर प्रदेश का, हनुमानगढ़ आपके राजस्थान का, नोएडा आपका जो है कहाँ, उत्तर प्रदेश का। ये 13 शहर हैं जो आपके सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। और 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है चाड हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो, उसके बाद से अपना देश भारत है। तो ये आपको देश सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो, भारत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया गया है। तो किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प में IIT मद्रास, नीति आयोग, इसरो, DRDO। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा नीति आयोग। तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है क्या, फ्रंटियर टेक हब। तो इसके बारे में देखेंगे, नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना है। क्वांटम कंप्यूटिंग को क्या करना है? विकसित करना है। इसके लिए हब लॉन्च किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांतों को जो है उपयोग करके उन समस्याओं को हल करता है जो पारंपरिक कंप्यूटर के लिए बहुत जटिल होता है। तो ये उसका उपयोग करके इसको शुरू करता है, इसको जो है उसका उपयोग करके उन समस्याओं को हल करता है। आप जानते होंगे नीति आयोग जो है, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका छोटे एग्जाम में तो पूछा ही जा चुका है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका अध्यक्ष हो जाएगा, और उपाध्यक्ष एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है। और एक जो है क्या होते हैं, एक इसके जो है CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो दोनों लोग का नाम आपको बताना है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है, उपाध्यक्ष कौन है और इसके CEO कौन है, ये दोनों आपको बताना है।
तो आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।